हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। हम लोग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में क्लास लेते हैं 11 से 12, जिसमें हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, जहां पर हम आपको एकदम बेसिक से शुरुआत करके अंत तक ले जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसे वंशानुगति बोलते हैं। जेनेटिक्स या वंशानुगति का क्या मतलब होता है? मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रही है, जो वांशिक रूप से हमारे पास आती है। मतलब वो चीज जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं और वो चलती जाती है। माँ बाप के देने से सिर्फ जमीन और जायदाद याद आती है ना? नहीं यार, बीमारियां भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स हम लोगों को गिफ्ट में दे देते हैं। उसके अंदर कुछ बीमारियां आती हैं, उसमें कुछ हैबिट्स आती है, उसमें कुछ हरकतें आती हैं। अब जैसे बहुत कॉमन सी अगर बात करूं तो यूजुअली ज्यादातर हम लोगों का जो नोज होता है दैट रिसेंबल्स टू आवर फादर, ये हमारे पिताजी से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम होता है हमारे फादर के जैसा। ठीक है, मोस्टली मतलब 100 में से 90 केसेस जो होंगे वो ऐसे ही होंगे जिसका नोज फादर से रिसेंबल करता होगा। अरे तो मदर कुछ नहीं देती हमें? अरे बिल्कुल देती है मदर। मदर का कलर, मदर की हैबिट्स, मदर का हेयर कलर, हेयर ग्रोथ, ये सब भी हम लोगों को इजीली मिलता है। तो अब ये जो चीज ट्रांसफर हो रही है माँ बाप से बच्चों में और उसके बाद उन बच्चों से उनके बच्चों में, इसके जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अगर मुझे पता करना हो कि भैया जेनेटिक्स या वंशानुगति है क्या, तो जेनेटिक्स और वंशानुगति वो अध्ययन है जिसमें हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। सिर्फ कॉमन को पढ़ेंगे, डिफरेंसेस को नहीं पढ़ेंगे। आप अगर दो भाई या दो बहन या दो बहन दो भाई या एक भाई एक बहन, अगर दो बच्चे हैं एक ही पेरेंट्स के, तो आप दोनों में डिफरेंस होगा। एक भाई थोड़ा सा बड़ा, एक भाई थोड़ा छोटा, फिर भी अंतर होगा। उम्र के अलावा भी बहुत सारे अंतर होंगे। बालों का रंग, कलर, हेयर क्वालिटी, आपकी स्किन टोन का कलर, आपकी आई का कलर, ये सारी चीजों में बदलाव होगा। आप क्या दो बच्चों के अंदर ये बता सकते हो कि भैया इसी पेरेंट से ये दोनों बच्चे मिले हैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं। एक ही माँ बाप से दो बच्चे जो पैदा हुए, उन दोनों बच्चों में भी अंतर है, डिफरेंस है, यानी कि वेरिएशन है। इसको भी हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो बेसिकली डील करती है बहुत सारी चीजों से। मतलब जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आप लोग को आपके पेरेंट्स से कौन कौन से करेक्टर मिले, कौन कौन से करेक्टर्स नहीं मिले, कौन सी चीजें माँ बाप से बच्चों में ना आकर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों ने माँ बाप से तो ली पर उसको ऑल्टर करके खुद में बना लिया। तो इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन सब के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब के अध्ययन को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा ये समझने में कि चेंजेस आते कैसे और हम इससे क्या ही कर दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वंशानुगति होता क्या है? तो वंशानुगति होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जो बदलाव दो बच्चों के बीच में या माँ बाप और बच्चों के बीच में आते हैं उसे हम वेरिएशन कहते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। यहां पर एक वर्ड हम बहुत सुनेंगे, दैट इज ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है? लक्षण, यानी कि कैरेक्टर्स, एक ही बात है। मेरे पापा का गुस्सा बहुत तेज है, इसीलिए मैं भी बहुत गुस्से वाली हूं। तो ये कैरेक्टर, ये ट्रेट मुझ में कहां से आया? मेरे फादर से आया। तो ये ट्रेट मुझे किसने दिया? मेरे पिताजी ने दिया। तो पिताजी ने क्या बोला कि भैया कौन से कैरेक्टर्स आप में, कौन सी चीजें आप में अलग हैं। ठीक, तो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको हम जेनेटिक्स के अंदर ट्रेट वर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक, आगे चले। चलिए
जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की, ये बताता है अंतर और ये बताता है समानता, कि भैया माँ बाप से बच्चों में क्या समानता है और इससे क्या अंतर है। दोनों ही चीजों को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। बहुत सारी जगह पर लिखा होता है स्टडी ऑफ जीन्स जेनेटिक्स। जैसे एक क्वेश्चन आया था, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, यानी वंशानुगति किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, वहां पे जीन भी लिखा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने जीन मार्क कर दिया। जेनेटिक्स कभी भी जीन्स की स्टडी नहीं है, ऑल्दो हम इसमें जीन्स भी पढ़ेंगे, बट जेनेटिक्स का मतलब है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, यानी कि समानता और विभिन्नता का अध्ययन। सबसे पहली बार जेनेटिक्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, मेंडल। ठीक, इनका पूरा नाम है ग्रिगोर जोहान मेंडल, जिनको हम जीजे मेंडल के नाम से भी जानते हैं। अगर इनका पूरा नाम लिख करके दूं तो ये है ग्रिगोर जोहान मेंडल। कौन है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक, इनकी बहुत अच्छी सी एक कहानी है, उसकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी है, तो चलो उस कहानी को देखते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बोला कि भाई अब ना मैं क्या करूंगा, मास्टर्स करूंगा मैथ्स में, एंड देन मास्टर्स करने के बाद मैं बीएड, जैसे हमारे यहाँ बीएड होता है ना, बीएड होता है, सीटेट होता है, इसी तरीके से एक एग्जाम दूंगा सो दैट कि मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा सकूं। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी मर्जी। गए बेचारे पेपर देने, फेल हो गए। इन्होंने बोला क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक सकती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं आगे कुछ करूंगा। अब इनके फादर मॉन्क थे, ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। इनके फादर एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। इन्होंने बोला यार देखो अभी तो मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो खेती बाड़ी कर या इस तरीके की चीजें कर अपना जीवन जीते हैं, तो मुझे अभी तो फिलहाल इनकी मदद करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अभी जा करके अभी वेट कर सकूं या इनकी मदद ना कर सकूं। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, मान लेते हैं तेरी बात, जैसा तू बोले। तो इसने बोला कि चलो मैं एक चर्च में पादरी की नौकरी ज्वाइन करता हूं। तो इन्होंने एक चर्च में जाकर फादर की नौकरी ज्वाइन कर ली। जब ये एक चर्च में जाकर फादर बन गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे ही बाहर घूमने निकले। एक मटर का पौधा था, पी प्लांट, पी यानी कि मटर। कौन सा पी था, ये गार्डन पी था। इन्होंने एक मटर का पौधा देखा। इन्होंने देखा एक पौधा बड़ा है, एक पौधा छोटा, एक के गोल सीड्स हैं, एक के रिंकल सीड्स हैं, एक का जो फूल आ रहा है वो वायलेट है, एक का जो फूल आ रहा है वो वाइट है। इन्हें लगा कि भाई एक ही पौधा, इतने सारे अंतर कैसे आ सकते हैं इसके अंदर। इन्होंने जेनेटिक्स की खोज कर दी। ऑल्दो इन्होंने जितने लॉ दिए सारे लॉ ऑलमोस्ट गलत थे, सिर्फ एक लॉ सही था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इन्होंने जितने भी लॉ दिए वो सारे गलत थे, सिर्फ इनका एक लॉ ठीक था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इनका सिर्फ एक यही लॉ ठीक था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, इन्होंने इसके अलावा और भी लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, तो इन्होंने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस बनाया। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस बनाने के बाद इन्होंने दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर इन्होंने तीसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर सब में से सिर्फ एक यही लॉ करेक्ट है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है जी, इस लॉ को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अलावा इनका, अरे यार आप कैसी बात करो, आप सोचो एक मैथमेटिशियन है, वो मैथमेटिशियन बेचारा बायो में काम कर रहा है, तो गलत ही तो होंगे, सही कैसे हो जाएगा। एक मैथमेटिशियन बायोलॉजी के लॉज देने लग रहा है, सही कैसे हो सकता है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं समझ में आ रहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है, सिर्फ एक यही नियम था इनका जो ठीक था, इसके अलावा इनके सारे नियम जितने भी इन्होंने दिए वो सब
गलत है, ठीक है। अब मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पाइजम सटाइवम, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पाइजम सटाइवम। अब पाइजम सटाइवम को लिखने का एक तरीका है, देखो बच्चा ये प्रिंटेड लिखा है, आप अगर इसका फॉन्ट चेक करोगे तो इटैलिक्स होगा, थोड़ा टेढ़ा लिखा होगा, इससे इसका फॉन्ट चेक करो अलग है। अगर इसको मैं अपने हाथ से लिखती तो मैं फॉन्ट कैसे चेंज कर सकती थी, मेरे को तो लिखना नहीं आता भैया इटैलिक्स में, इटैलिक्स समझते हैं, कंप्यूटर में आई करके एक टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा हुआ है वो इटैलिक्स है, ठीक है। अब मैं यहां इटैलिक्स कैसे लिखूंगी, मेरे को तो हाथ से इटैलिक्स लिखना नहीं आता, मैं हाथ से इटैलिक्स लिख कैसे पाऊंगी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर आप हाथ से नहीं लिख सकती हैं, आप इसको लिखने का एक नियम बानिए, पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, दूसरे वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा, ठीक। अगर मैं हाथ से लिख रही हूं तो सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी, अगर मैं इसको कंप्यूटर से लिख रही हूं तो ये इटैलिक्स फॉन्ट में होगा। ये जितने भी साइंटिफिक नेम लिए गए ये सब लैटिन ओरिजिनेट है, इनका कोई ना कोई मतलब लैटिन में होगा, ठीक है। पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड इसका स्पीशीज एपिथेट होता है, पहली प्रजाति होती है, पहली जाति होती है, दूसरी प्रजाति होती है, ठीक है जी, समझ आया, कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए जब हमको लैटिन नहीं मिलता, भैया इतने सारे जीव हैं हमको लैटिन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इन साइंटिफिक नेम को किस में लिख देते हैं जी, हम इन साइंटिफिक नेम को लिख देते हैं ग्रीक में, किस में लिख देते हैं जी, ग्रीक में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो मतलब हमसे ये पूछा जाता है कि भैया ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मटर पे काम किया था, तो मटर पे काम करने वाला वैज्ञानिक कौन था, मेंडल। पर इनके साथ गलत बहुत हुआ था, इन्होंने मटर पे काम किया और रिसर्च करके सारे लॉज बनाकर रख दिए इन्होंने। इनका जो सारा लॉ था ये पेटेंट ही नहीं हो रहा था। उस पेटेंट ना होने का सबसे बड़ा रीजन कौन थे, उस पेटेंट ना होने का सबसे बड़ा रीजन थे डार्विन भाई साहब। डार्विन भाई साहब घूमते हुए आए और आकर के बोला नहीं भाई हम तो भगवान से बने ही नहीं है। सब बोल रहे थे कि भाई इंसान कहाँ से आया है, जीव कहाँ से आया है, सबने बोला ये तो भगवान ने बनाया। बोलता नहीं मैं मानता ही नहीं कि भगवान ने बनाया, भगवान से बना ही नहीं है। हम लोग तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, पहले जो सेल पृथ्वी पर था उस सेल से हम लोग उस सेल से हम लोगों का निर्माण हुआ है। भाई इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री हिला के रख दी। और अगर आप किसी के भगवान के लिए बोलोगे तो क्या होगा पता है ना, बस वही हुआ इनके साथ। बहुत निंदा की गई, देश निकाला देने की बातें की गई, पर ये अपनी बात पे अड़ल रहे। बोले मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि भगवान ने हमें बनाया, भाई हम तो प्री एग्जिस्टिंग से बने। साइंस क्या बोलती है कि भाई हम प्री एग्जिस्टिंग से आए हैं, हम पहले जो था मतलब पहले एक सेल था, उस सेल से हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, हम बने, उनसे मॉडिफिकेशन हुआ कोई और बनेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चले जाएगा। ठीक है, यही बोला इन्होंने। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, इन्होंने जब डार्विन मतलब आप सोचो डार्विन आए और इतना ग्रह विश्व युद्ध जैसा हालात हो गए, उसके बीच में से मेंडल निकल कर आकर बोलते हैं मटर का पौधा हरा, मटर का पौधा पीला। भाई तू हटा, यहाँ लड़ाई हो रही है, तुझे मटर के पौधे चाहिए। इसीलिए इनका जो पेपर था वो पब्लिश ही नहीं हो पाया बहुत समय तक। इनके मरने के बाद किसी और वैज्ञानिक ने इनका पेपर लिया, पर इनका पेपर जो इन्होंने पब्लिश किया था इतना ब्यूटीफुली रिटन था, इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया था कि हर एक पेज, हर एक पृष्ठ को समझना बहुत आसान था। इसीलिए इनके जो लॉज थे वो सारे के सारे पब्लिश हो पाए, क्योंकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशानुगति के बारे में बात की, क्योंकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया या जेनेटिक्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने जीन का इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था फैक्टर, कारक। इन्होंने बोला कोई कारक है, कोई फैक्टर है जिसके कारण बच्चा माँ बाप के जैसा नहीं बन रहा, जिसके कारण बच्चा माँ बाप के जैसा ना बनकर ये कुछ और थोड़ा सा अलग हो रहा है। कुछ करेक्टर्स तो आ रहे हैं बट थोड़ा सा अलग बन रहा है।
तो ये चीज बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे हमारे मेंडल। तो मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वंशानुगति यानी कि जेनेटिक्स का नाम लिया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल ही हैं। बट क्योंकि जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, पेपर पब्लिश नहीं कर पाए, इस तरीके का काम ये नहीं कर पाए, इसीलिए क्योंकि ये सब काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स नहीं कहा जाता, सिर्फ फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो भैया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। तो दोनों वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ रहा है या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछ रहा है। ठीक है, फादर ऑफ वंशानुगति का जनक पूछ रहा है या नवीनीकरण वंशानुगति का जनक पूछ रहा है। दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग जनक हैं, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दो अलग अलग फादर हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो टीएच मॉर्गन है वो आपका मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं, और जबकि जो ये जीजे मेंडल है यानी कि ग्रीगर जोहान मेंडल है, ये आपके जेनेटिक्स के फादर हैं। ठीक, क्लियर? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट शीट की तरफ। जेनेटिक्स का नाम तो दे दिया इन्होंने, जेनेटिक्स का नाम तो दे दिया, जेनेटिक्स के बारे में बता तो दिया, पर इस पर्टिकुलर ब्रांच को जेनेटिक्स बोलेंगे वो नहीं बताया। ये बता ही नहीं पाए कि भाई तुम जिसकी बात कर रहे हो हम उसे जेनेटिक्स बोल रहे हैं, ये बता ही नहीं पाए अब इस बात को। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मत बताओ, हम बताते हैं। तो बेटसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जेनेटिक्स का नाम दिया। वंशानुगति जैसी कोई ब्रांच है, ये हमें किसने बताया था? ये हमको बताया था मेंडल ने। पर इस ब्रांच को जेनेटिक्स बोलेंगे ये हमें बताया था किसने? ये हमें बताया बेटसन ने। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है, पर जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था? वो हमारे हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, वो बेटसन थे। मतलब हमसे ये पूछा जाएगा वंशानुगति के जनक कौन है? दैट इज मेंडल। और हमसे ये पूछा जाएगा वंशानुगति का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो बेटसन। ठीक है, जेनेटिक्स में मतलब जो हमारे मेंडल थे, मेंडल ने बोला कि भाई कोई फैक्टर है, कोई कारक है जिसके कारण बच्चा माँ बाप की तरह मिलता है, बट इस कारक को जीन बोलेंगे, वो नहीं बता पाए। तो इसमें भी दो क्वेश्चन बनेंगे। जीन की खोज किसके द्वारा की गई? जीनस की नहीं बच्चा, इसमें जीन आएगा, वो गलती से जीनस हो गया होगा, दैट इज अ टाइपिंग एरर। तो हु डिस्कवर्ड जीन्स, मतलब जीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? मेंडल के द्वारा। पर जीन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसन के द्वारा। ठीक है, ये जॉनसन मत होना, ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाला जॉनसन नहीं है, ये जोहानसन है। जोहानसन के द्वारा जीन का नाम दिया गया। ठीक है, यहां कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बताओ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली बताया। कौन सा ऐसा नियम था मेंडल का जो सही था? विच लॉ ऑफ मेंडल इज कंप्लीटली करेक्ट? तो कौन सा लॉ मेंडल का करेक्ट था? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ठीक है जी, डन, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। पूरी की पूरी जेनेटिक्स एक चीज के आगे पीछे घूमती है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने के स्टेप को ट्रांसलेशन कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज सुनना, हम डीएनए से आरएनए बनना पढ़ पाए, हम आरएनए से प्रोटीन बनना पढ़ पाए, हम डीएनए से डीएनए बनना पढ़ पाए, पर हम आरएनए से प्रोटीन डीएनए बनना नहीं पढ़ पाए। हम ये स्टेप्स तो पढ़ पाए, पर आरएनए से दोबारा प्रोटीन बनना हम नहीं पढ़ पाए। अब एक चीज बताओ, कोविड आया था अभी, कोविड में जो आरएनए था, कोविड में जो वायरस था, वो कौन सा वायरस था? क्या नाम था उसका? अच्छा चलो, एड्स के वायरस का नाम बताओ।
एड्स के वायरस का नाम बताइए। एड्स के वायरस का नाम होता है HIV। ठीक है, इसका नाम होता है HIV। अब कोविड जब वायरस आया था, कोविड का जो वायरस आया था, कोविड का वायरस और जो आपका HIV का वायरस होता है, इन दोनों के पास RNA है। अब होता क्या है, जब वायरस आपके शरीर में आता है तो आपकी बॉडी में RNA देता है। कौन सा RNA देता है? इन्फेक्टेड RNA देता है। ये इन्फेक्टेड RNA बदल जाता है किसमें? DNA में। कौन सा DNA? इन्फेक्टेड DNA। ये इन्फेक्टेड DNA फर्दर जाएगा, इन्फेक्टेड RNA बनाएगा, ये इन्फेक्टेड RNA फिर जाएगा, इन्फेक्टेड प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यही होगा। चलो, इसको हम रोक लेंगे, इसको हम रोक लेंगे। इस प्रोसेस को कैसे रोकोगे? तो हमको आता ही नहीं रोकना, हम पढ़ ही नहीं पाए इसको पूरा। रोकोगे तो तुम तब ना जब हम इसको पूरा पढ़ पाएंगे। इसको तुम पढ़ ही नहीं पाए आज तक पूरा, रोकोगे कैसे? तो इन्होंने बोला, अब जब वायरस की वैक्सीन बनी तो इन्होंने बोला देख भाई कोविड तो इतना फैल रहा है, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 वैक्सीन बनाई। एक बनाई कोविशील्ड, एक बनाई कोवैक्सिन। दोनों किसने बनाई? सीरम इंडस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाई। जब ये दोनों वैक्सीन बनी तो इसके अंदर आपने सुना होगा कोवैक्सिन का इतना % एफिशिएंसी रेट है, कोविशील्ड का इतना % है। जो कोवैक्सिन होती है वो किस पे काम करती है? कोवैक्सिन क्या करती है, हम लोग इस प्रोसेस को तो रोक ही नहीं सकते, आता ही नहीं हमें। इस प्रोसेस को तो हम रोक ही नहीं पाएंगे, आता ही नहीं, हम पढ़ ही नहीं पाए। तो उसने बोला भैया एक ऐसी वैक्सीन जो हर बारी इस प्रोसेस को रोकती जाएगी, ये बनने ही नहीं देगी। अगर वो ये बनने नहीं देगी, ये नहीं बनेगा, यानी कि वायरस नहीं बनेगा। कोवैक्सिन इस तरीके से इस पे काम कर रही है। ये क्वेश्चन आया था बेटा NDA के एग्जाम में कि कोवैक्सिन जो है वो किस पे काम कर रही है? तो वो काम करती है mRNA पर, मैसेंजर RNA पर। ठीक है, कई बारी उसमें प्रोसेस का नाम पूछ लेते हैं तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा कि भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को तो हम कुछ कर ही नहीं कर सकते, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि फिर से कोविड के केसेस आने लग गए। हमको लगा कोविड की सबने वैक्सीन लगा ली, खत्म हुआ नहीं, पर ऐसा। ठीक है, कोविड फिर से अफेक्ट करने लगा बॉडीज को। ये बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब हमको जब ये बात पूरी समझ में आई कि पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को पढ़ना इस जेनेटिक्स। तो अगर हमसे कोई पूछे जेनेटिक्स में पढ़ते क्या हो, तो हम सिर्फ सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। और फिर भी जेनेटिक्स इतनी बड़ी है कि आप सोचो इस पे मास्टर्स का 2 साल का कोर्स है पूरा, 5 साल की इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो सोचो कितना बड़ा वास्ट कोर्स है ये। डन? समझ में आया? चलिए आगे। अब हम बात कर रहे हैं जब हम DNA की, तो DNA की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वॉटसन एंड क्रिक। आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। DNA जो था, DNA का, ये DNA का डायग्राम है। DNA की खोज सबसे पहली बार जिसके द्वारा की गई थी उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ये DNA ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, DNA की खोज करी वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ DNA की 1953। इससे पहले एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रोजलिन एंड फ्रैंकलिन। रोजलिन एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, DNA के स्ट्रक्चर पर या DNA के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लिन करके इन्होंने ही देखा था, बट कैंसर से इनकी डेथ हो गई। फिर वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन से, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से, एक्सरे, आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को ये समझो एक्सरे किया, उससे इन्होंने DNA की खोज करी। अब DNA बना किससे, कैसे बनता है? ये पूरा DNA देखो, आप पोलैरिटी देख रहे हो, 5 प्राइम 3 प्राइम, ऑपोजिट में उल्टा होगा 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब 5 प्राइम जो होगा वो 3 प्राइम से जुड़ेगा और जो 3 प्राइम होगा वो 5 प्राइम से जुड़ेगा। 5 प्राइम 3 से और 3 प्राइम 5 प्राइम से जुड़ते चले जाएगा। ठीक है, प्राइम क्या है आप इतना डिटेल में एंटर मत करो, आप सिर्फ समझो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपस में जुड़ेगा। ठीक है,
समझ आया? दूसरा, अब ये बना किस किस से है भाई? ये बता तो दिया मैडम डीएनए क्या होता है, बनता किस किस से है जी? तो इससे बनता है। आ जाओ जरा ये देखें, अब ये क्या है? डीएनए एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड भी मिलेंगे। तो हम डीएनए को दो पार्ट में तोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड फर्दर 2 होता है, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोसाइड होता है फॉस्फेट। अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, एजी, टीसीयू, और ये बेस पेयर होता है। मैडम क्या बोल गई, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये डीएनए आपने देखा था, इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना के दिखाती हूँ। पेंटोज शुगर, भाई पेंटोज क्यों बोल रही हूं? पेंटोज क्यों बोल रही हूं जी? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और जी 5 कार्बन। 1 2 3 4 और 5 कार्बन, इसीलिए क्योंकि 5 कार्बन है पेंटोज बोला। दोनों किससे जुड़े हैं? फॉस्फेट से। इनके बीच में क्या होगा? ए टी, या मैं ए के साथ जी जोड़ देती हूँ, यहाँ पे जी। अच्छा, ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी, जी के साथ क्या जुड़ेगा? सी। हमेशा एक प्यूरीन होगा, एक पिरिमिडीन होगा। जैसे शादी सिर्फ किस किस में हो सकती है? एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़कियां दोनों लड़के नहीं कर सकते, चाहे कितनी बार भी 377 लागू हो जाए, है ना? बट लड़का और लड़का साथ नहीं रह सकते, लड़की लड़की, मतलब इट्स नॉट नेचुरल, राइट? तो ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रहा जा सकता। डन, बात समझ में आई यहाँ पर? हाँ, तो इसी तरीके से एक प्यूरीन मिलता है, एक पिरिमिडीन मिलता है। एक प्यूरीन जुड़ेगा, एक पिरिमिडीन जुड़ेगा। दोनों प्यूरीन आपस में नहीं जुड़ेंगे, दोनों पिरिमिडीन्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। गॉट दैट? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? हमेशा इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझ में आया मैं क्या क्या बात कर रही थी? न्यूक्लियोटाइड 2 गई, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, बेस के अंदर प्यूरिन्स आ गए, पिरिमिडिन्स आ गए, जिसे बेस पेयर भी कहते हैं, और हमारा न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट आ गया जो इसको जोड़ता है। ठीक है जी, समझ आया? चलो देखो, ये रहा, ठीक है? यही चीज लिखी थी। ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। कौन से डबल बॉन्ड से जी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हर बॉन्ड का नाम दिया हुआ है। ये बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर, पेंटोज शुगर के साथ ये जुड़ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर टी भी होगा, यहाँ ए भी होगा, यहाँ जी भी होगा। मतलब अगर ए है तो इसके ऑपोजिट में टी ही आएगा, जी है तो इसके ऑपोजिट में सी आएगा, सी है तो इसके ऑपोजिट में जी आएगा। हमेशा इसी तरीके से ही ये जुड़ेंगे, ठीक है? हमेशा सिर्फ इसी तरीके से ही ये जुड़ेंगे और इसका कोई तरीका नहीं है जुड़ने का। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। जो ये डीएनए होता है ना इस तरीके का, इसके अंदर बेस पेयर होते हैं ऐसे। इसके अंदर जो इनका जो वो होता है, मतलब पर टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 32 नैनोमीटर। यानी कि एक टर्न 32 नैनोमीटर का है। एक टर्न में 10 बेस पेयर है, यानी कि 32 नैनोमीटर के 10 बेस पेयर हो गए। यानी कि एक बेस पेयर का जो डिफरेंस हो गया वो 32 डिवाइडेड बाय 10 नैनोमीटर हो गया, यानी कि 3.2 नैनोमीटर। यानी कि ये और ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3.2 और इसका 32 नैनोमीटर्स। ठीक है जी, डन? यहाँ कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा डीएनए बना किससे है? ये एक छोटे से कैरेक्टर से बना है जिसे जीन बोलते हैं। देखो, अच्छा इसके बीच में गैप्स हैं, मैं गैप फिल कर देती हूँ ग्रीन से। एक सेकेंड,
आप देखो ये जीन क्या है। जीन डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा होती है जिससे जीन डीएनए का वो छोटा टुकड़ा होता है जिससे जो आपके किसी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन एक आपका ऐसा टुकड़ा होता है जो आपके बेसिक रिस्पॉन्सेस के लिए, आपके बेसिक करेक्टर, आपके बेसिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस करेक्टर में आपके बालों का रंग, आपके स्किन का कलर, आपके आंखों का रंग कुछ भी आ सकता है, आपकी हाइट, ये सब कुछ करेक्टर है, ये सब कुछ ट्रेट है। तो ट्रेट में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब आंख का कलर, बाल का कलर, नाखून कैसे होने चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, हर चीज क्या हो जाएगी, हर चीज हमारी ट्रेट में ही आएगी, करेक्टर में ही आएगी। तो डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो किसी करेक्टर को के लिए जरूरी है या एक करेक्टर को दर्शाता है, उसे हम जीन कह देते हैं। मतलब इतना बड़ा सा डीएनए है, इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, इस छोटे से टुकड़े को हमने क्या बोल दिया, जीन। क्योंकि मैंने बोला भैया ये तो आई का कलर बताता है, अगर ये होगा तो हमारी आई का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर इस तरीके का बेस पेयर होगा तो हमारे आई का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये कौन बताता है हमको, ये बताता है। डन, समझ आई बात? आगे चले, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये खत्म हो गया। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी थी। इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जैसे बेटा ये पढ़ो जरा, आप इसको रीड करो। जब आप लोग इसको रीड करोगे ना, पढ़ोगे, तो आप लोग इसे पढ़ोगे थ्रेड। आप लोग इसे क्या पढ़ोगे, थ्रेड। एक्चुअली मैं क्या लिखना चाह रही थी, एक्चुअली मैं लिखना चाह रही थी द रेड। मैसेज खराब हो गया पूरा का पूरा। क्यों खराब हो गया, क्योंकि इसके बीच का जो गैप था वो मैंने दिया नहीं, मैं खा गई इस गैप को। क्यों खराब हुआ, क्योंकि इस गैप को मैं खा गई। अगर ये गैप नहीं होगा तो मैसेज खराब हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चा, अगर इसके अंदर गैप नहीं होगा तो हमारा मैसेज खराब हो जाएगा। सोचो किसी का पैर टेढ़ा, किसी का उल्टा, किसी के 4 हाथ, किसी के 3 टांग, किसी के 2 नाक, किसी की 10 आंखें, इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा मैसेज खराब नहीं होना चाहिए। मतलब मदर ने बोल करके भेजा जीन को कि भैया इस बच्चे को बोलियो 2 आंखें बनानी है, उसने सुन लिया 10 आंखें बनानी है, भाई 10 आंखें बना दी, क्योंकि मैसेज वहां से वहां तक पहुंचने में खराब हो गया। समझे? तो इस केस के अंदर क्या करना होता है, हमको मैसेज नहीं खराब करना, तो इसके अंदर गैप होता है। एक्सॉन हमारा मैसेज है, इंट्रॉन हमारा गैप है। यानी कि जो कोड कर रहा है द रेड वो एक्सॉन है, उसके बीच में जो इंटरवीनिंग सीक्वेंस है वो इंट्रॉन है। ये किसी भी मैसेज को लेकर नहीं जाएगी, बस ये एक गैप है जो उन दोनों मैसेज को आपस में मिलकर खराब नहीं होने देगी। वो 2 बोल रहा है, वो 10 बोल रहा है, वो 12 बोल रहा है, वो 20 बोल रहा है, उसका बहुत ध्यान रखेगी और मैसेज खराब नहीं होगा। तो आपके शरीर में आकर कोई भी जीन, कोई भी डीएनए चेंज ना हो। ठीक है, समझ आया यहाँ पे? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई, एक डीएनए होता कितना बड़ा है। एक डीएनए की जो लेंथ होती है ना, एक डीएनए की जो लेंथ होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स की होती है। ये सेल है। सेल का साइज क्या होता है, 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻10, यानी कि ये एक सेल है। ये जो मैंने इसके बीच में बनाया ना, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर कहीं पर, इस छोटे से सेल में कहीं न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर कहीं डीएनए को रखना है, वो भी 2.2 मीटर के डीएनए को। कैसे रख लोगे 2.2 मीटर के डीएनए को, आप कैसे रखोगे? तो इन्होंने बोला एक अरेंजमेंट करते हैं।
डीएनए का जो नेट चार्ज है ना, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट आयन है, डीएनए के पास क्या है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है। फॉस्फेट आयन की वजह से आपका जो डीएनए होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए हमेशा पहले नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव सोच आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है वो पहले नेगेटिव हो जाता है, इसका जो चार्ज होता है वो पहले क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डीएनए का चार्ज नेगेटिव है तो हमको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। तो ये क्या पकड़ के लाए, ये हिस्टोन पकड़ के लाए। इन्होंने बोला एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल हैं, HB1, HBA, HBAC, इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल है। आप उस डिटेल में मत जाओ, बस यहाँ आओ। हिस्टोन के पास एक टेट्रामर है, टेट्रामर मतलब 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इसके पास 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल और इसके पास 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। हिस्टोन का नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हिस्टोन का नेट चार्ज क्या होना चाहिए। हिस्टोन का जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, हिस्टोन का जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए नेट चार्ज डीएनए का नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पे इजीली अटैच होगा। यहां से आएगा, एक बार ही रैप करेगा, फिर आएगा, फिर दूसरे में चला जाएगा। मतलब आपको जब ये दिखाई देगा ना, तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ऐसा। आप अगर आपने वो देखा है, एक धागे में मोती पिरोया हुआ, एक बड़े से धागे में सिर्फ एक मोती पिरोया हुआ दिखा होगा, इस तरीके का दिखाई देता है ये जब ये बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किस किस से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से और डीएनए से। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था कि भैया किस किस चीज से मिलकर हिस्टोन बनता है, या व्हाट इज हिस्टोन। तो हिस्टोन बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। या मैं बहुत एक अगर लाइन में लिख रही हूं तो मैं बोलूंगी एन अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से आपस में कॉम्पैक्ट कर कर हम डीएनए को 2.2 मीटर के डीएनए को संभालते हैं, और संभाल के हम लोग रख देते हैं कहां पर, संभाल के हम लोग रख देते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, संभाल के हम किस में रख देते हैं, अपने न्यूक्लियस में रख देते हैं। कोई दिक्कत, चलो आगे नेक्स्ट बात करती हूं। समझ में आया, डन। चलो, इस तरीके से हमको दिखाई देता है, जैसे बड़े बड़े धागों के अंदर मोती पिरोया हो। जब हम इसको कंडेंस कर देंगे और टाइटली इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारा क्रोमोसोम बना देगा। क्रोमोसोम को हिंदी में हम कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम को हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। इस तरीके का दिखाई देता है, बटरफ्लाई की तरह, ऐसे हमेशा पेयर में इकट्ठा होता है, हमेशा जोड़ों में मिलता है, हमेशा पेयर में होता है। दूसरा, इनहेरिटेड होता है, माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर करता ही जाता है। बच्चा हर वो चीज जो जिंदा है, हर वो चीज जो जिंदा है, आप कुछ भी सोचो उस चीज के अंदर, हर वो चीज जो जिंदा है वो क्या कहलाती है, वो क्रोमोसोम, उसके हर वो चीज जो जिंदा है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। वो जिंदा चीज आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, पालक, धनिया, मेथी, मूली, ये सब भी है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बंदर, गुरीला, बबून, गॉडजिला, इंसान, गाय, भैंस, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, अब जितने मर्जी नाम ले लो। इसी तरीके से प्लांट स्पीशीज की अगर आप बात करोगे, भाई तुलसी, हल्दी, कोकोनट, कैरेट्स, मटर, किसी भी पौधे का नाम ले लो आप, हर पौधे के पास अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और हर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड होता है। जैसे हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हमारे अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है, हमारे में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 23 पेयर्स, यानी कि 46। हमारे पास कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, हमारे पास कुल गुणसूत्र होते हैं 46। हर हमारे पास मिलियन ऑफ सेल्स है, ठीक है, हर जीव में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड हर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ईच एंड एवरी सेल कैरिंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हर सेल के केंद्रक के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। हर सेल के केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब गुणसूत्र को जब मैं डिवाइड करती हूँ, यानी कि क्रोमोसोम को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हिंदी में भी, इसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब जब मैं गुणसूत्र की बात कर रही हूँ तो सबसे पहला गुणसूत्र यानी कि सबसे पहला जो होता है 22 जोड़ा, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो किसके हैं? ऑटोसोम्स, यानी कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं समगुण सूत्र। क्या बोलते हैं? समगुण सूत्र, ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम यानी कि हम बोलेंगे लिंग गुण सूत्र, लिंग गुण सूत्र। डिफरेंस क्या है? आप बताओ डिफरेंस क्या है? चलो तो भाई मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। हमारे शरीर में जितने भी क्रोमोसोम हैं, लड़का और लड़की के सेम होते हैं। जो लड़का और लड़की में पूर्णतः समान है, बिल्कुल सेम है, वो है समगुण सूत्र यानी कि ऑटोसोम्स। जो लड़का और लड़की में बिल्कुल अलग है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर तो लड़का है उसके पास है XY, अगर लड़की है उसके पास XX। अब इसको छोड़ो जो बना हुआ है, अब मुझे देखो यहाँ पर, लड़की है तो XX है, लड़का है तो XY है, लड़की है तो XX है, लड़का है तो XY है। जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, जब प्रजनन होगा, तो लड़की के पास क्या कोई चांस है कि वो Y क्रोमोसोम दे सके? Y उसके पास खुद ही नहीं है, वो कहां से देगी Y क्रोमोसोम? क्या लड़की के पास कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। लड़की सिर्फ कौन से क्रोमोसोम देगी? X क्रोमोसोम ही दे सकती है। लड़का या तो X देगा या तो Y देगा। लड़के ने अगर X दिया, लड़की पैदा हो गई। लड़के ने अगर Y दिया, लड़का पैदा हो गया। लड़के ने अगर X क्रोमोसोम दिया तो लड़की हो गई, लड़के ने अगर Y क्रोमोसोम दिया तो लड़का हो गया। क्वेश्चन, बच्चे का लिंग as a sex of a child is determined by, एक बच्चे का लिंग किस पर निर्भर करता है? अब ऑप्शन में क्या होगा? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा मेल। नहीं बेटा, फादर। मेल ना कोई भी मेल हो सकता है, भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी। डिपेंड किस पे करता है? अपने ही पिता पर। ठीक है, किसी भी लड़के पे नहीं करता, अपने ही पिता पर डिपेंड करता है। जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म या ड्रग में चले जाते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो ड्रग्स या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने के कारणवश हमारे शरीर में, मतलब मेल्स के शरीर में Y क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। Y क्रोमोसोम कम होने के कारण, Y क्रोमोसोम कम होने के कारण क्या होता है? Y क्रोमोसोम कम होने के कारण लड़का पैदा नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज करेंगे तो बच्चा ही पैदा नहीं हो सकता। ये क्रोमोसोम को मार देता है, ये गुणसूत्रों को नष्ट कर देता है पूरी तरह। समझ आया? आगे चलो, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज के बाद कभी किसी लड़की को ये जलाएगा नहीं कि भैया ये लड़का पैदा नहीं कर पा रही। आज के बाद ना न्यूज़ आनी चाहिए, भाई इस लड़की को जला दिया, लड़का ही पैदा नहीं हो रहा था। ये लड़की पे तो निर्भर ही नहीं करता यार, क्यों आग लगाना है, क्यों जलाना है, या क्यों कुछ बोलना उन्हें? डिपेंड किस पे करता है? मेल्स पे ना। तो अगर कभी लड़का पैदा नहीं हो पा रहा तो दूसरी शादी कर देना लड़के की, पॉइंट ही नहीं है। कोई दिक्कत तो लड़के में ही है। ठीक है, आगे चलें? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या ना गिनी गिनाई होती है। इन गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल काउंटेड होती है, गिनी गिनाई होती है। ना इन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है, ना इन गुणसूत्रों की संख्या घटती है।
अगर मेरे पास 1,00,000 सेल भी है ना, तो 1,00,000 सेल के 1,00,000 न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 46 क्रोमोसोम ही होंगे। किसी कारणवश, किसी भी रीजन से अगर इन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती या घटती है, किसी भी कारणवश इन गुणसूत्रों की संख्या अगर बढ़ जाती है, यदि घट जाती है, तो क्या होता है? तो होती हैं बीमारियां, और क्या होगा? तो ये 3 तरीके की बीमारियां हैं जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके की बीमारी है जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। देखो, हमारे पास जो क्रोमोसोम है ना, वो ऐसे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन 21 22 23, इस तरीके से 20 21 23 ऐसे लगे। हर नंबर पे पेयर है। अगर 21st नंबर पर 2 क्रोमोसोम की जगह क्रोमोसोम 3 हो जाए, 2 क्रोमोसोम की जगह क्रोमोसोम की संख्या 3 हो जाए, यानी कि ट्राइसोमी हो जाए। कौन से नंबर पर? 21st नंबर पर। अब मुझे ये बताओ, 21st नंबर ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए, जो 21st नंबर क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है? जल्दी से। सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा बच्चा? 23rd होगा, सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा ना जी। बाकी सारे तो हमारे ऑटोसोम होंगे ना, एक ही तो होगा जो हमारा लिंग गुणसूत्र होगा, बाकी सारे तो हमारे समगुणसूत्र हैं। एक ही तो है हमारे पास जो लिंग गुणसूत्र है, बाकी सब तो समगुणसूत्र है। समझ आया? तो अगर कभी भी कोई चेंज 23rd नंबर पे आएगा तो सेक्स लिंक्ड डिजीज देगा, मतलब या तो लड़के में देगा या तो लड़की में देगा। बट अगर ऑटोसोम में कहीं कोई डिजीज हो रही है तो लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, और सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देखो, इसमें क्या हुआ, 21st नंबर पे ट्राइसोमी हो गई, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए 21st नंबर पर। अगर 2 की जगह गलती से 3 क्रोमोसोम आ गए हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है वो रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, बोने हो जाते हैं। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन रहती है। इसके अलावा फरोइंग ऑफ टंग होती है या ड्रूलिंग इफेक्ट होता है। क्या मतलब होता है फरोइंग ऑफ टंग? मतलब आपकी जो टंग है ना, बाहर निकलती है ना, पूरी बाहर निकाल सकते हो ना। फरो का मतलब बाहर नहीं निकलेगी, ऐसे गड्ढा सा पड़ जाएगा, अंदर ही रहेगी। इसको बोलते हैं फरोइंग ऑफ टंग। आपका जो हेड होता है ना, वो पीछे से फ्लैट हो जाता है, एकदम फ्लैट। ठीक है, फ्लैट हेड की भी बीमारी होती है। रूलिंग इफेक्ट क्या होता है? यहाँ से सलाइवा गिरते रहता है। जो पागल लोग होते हैं उनके सलाइवा गिरता रहता है ना, इस तरीके से ड्रूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें से सलाइवा क्या होता है, बार 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 गिरते चले जाता है। ठीक है, समझ आया आप? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, अब देखो ये 23rd नंबर पे आ गया, ये भी 23rd नंबर पे आ गया, यानी कि ये जो दोनों हैं, यानी कि ये जो दोनों हैं, ये क्या है? ओहो, ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे है, मतलब सेक्स लिंक डिजीज इसमें होंगी। ये उन गुणसूत्र में होगा जो लिंक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर 23rd नंबर पर देखो, एक लड़की होती है XX क्रोमोसोम के साथ, एक लड़की होती है XX क्रोमोसोम के साथ, बाय मिस्टेक गलती से एक क्रोमोसोम कम हो गया, गलती से एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई? XO, O मतलब 0, खत्म हो गया। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। XX लड़की को बताता है, एक X करेक्टर खत्म हो गया, यानी कि लड़की में लड़के के करेक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर लड़की में लड़के के करेक्टर्स आएंगे तो क्या आएंगे? दाढ़ी मूछ आएगा। लड़कियों के पास दाढ़ी मूछ वैसे भी होता है, अब इतनी मूछे नहीं होती कि ताव दे दें, बट हाँ मूछे होती हैं। ठीक है, लड़के के पास भी दाढ़ी मूछ होता है, लड़की के पास भी दाढ़ी मूछ प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर दाढ़ी मूछे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या हो गया? नॉर्मल जाएंगी, निकलवा लेंगी, और क्या दिक्कत आएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी।
यानी कि मासिक चक्र नहीं होगा। मासिक चक्र नहीं होगा तो क्या बच्चे पैदा कर पाएगी? अगर मासिक चक्र नहीं होगा तो बच्चे पैदा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे पैदा कभी नहीं होंगे। इसीलिए क्योंकि बच्चे पैदा नहीं होंगे, इसीलिए ये सेक्सुअल लिंक सेक्स लिंक क्रोमोसोम है और सेक्स लिंक डिजीज है। ये 32 नंबर पर या 33 नंबर पर जो होता है ये, सॉरी 23 नंबर पर ये होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 22वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर अगर ये बीमारी होती तो ऑटोसोमल होती, पर अगर 23rd पे हो रही है तो ये सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके अंदर क्या होता है, ओवरीज रियूडिमेंट हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, चाहे ओवरीज रियूडिमेंट हो गई, चाहे हमारे ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, कोई भी रीजन हो, इस केस के अंदर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। नेक्स्ट 23rd नंबर पर ही, 23rd नंबर पर ये भी सेक्स लिंक्ड हुआ, 23rd नंबर है क्योंकि ये भी सेक्स लिंक्ड हुआ। अगर 23rd नंबर पे ही लड़का XY होता है, गलती से एक X क्रोमोसोम इस पे फालतू आ गया, ये भी सेक्स लिंक्ड हुआ, XXY हो गया, यानी कि लड़के के अंदर XY लड़का था, X आ गया, एक X और आ गया तो लड़की के कैरेक्टर आने लगेंगे, लड़के में लड़की के कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। लड़के में लड़की के कैरेक्टर्स क्या आएंगे? आवाज़ पतली हो जाएगी, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगेगा, थोड़ी सी अदाएं आ जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, बच्चा ये भी पैदा नहीं कर पाएगी। पर बच्चा ये बनते हैं दो तरीके से। इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो बनता है, बट सॉरी, इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं बनता। क्या फर्क है भैया प्राइमरी में और सेकेंडरी में? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब हुआ वो ऑर्गन जो बच्चा जब पैदा हो रहा है, जब माँ के पेट में है, तो सबसे पहला सेक्सुअल ऑर्गन जो बना रहा है वो प्राइमरी हो गया, जो बाद में बन रहा है वो द्वितीय हो गया। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है? टेस्टिस बनती है मेल्स के अंदर और ओवरीज बनती है फीमेल के अंदर। सबसे पहले क्या बनता है? टेस्टिस बनती है मेल्स के अंदर और ओवरीज बनती है किसमें? फीमेल के अंदर। दोनों नहीं बनेगा, पेनिस बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेगी, वजाइना बनेगा, ओवरीज नहीं बनेगी। दोनों ही केस के अंदर बच्चा पैदा संभव ही नहीं है। आप लोगों ने इनको ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो किन्नर वगैरह होते हैं, जो नेचुरली जेनेटिकली होते हैं वो होते हैं। लेस्बियंस हो गए या हमारे बायसेक्सुअल्स हो गए या हमारे गेज हो गए, वो हार्मोनल नहीं है, वो आपकी इंटरनल चॉइसेस हैं जिसके वजह से हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, पैदाइशी नहीं है वो। आपके पैदा होते ही वो सब नहीं होगा, ठीक है? वो लेटली होता है, वो बाद में होता है। और वो बाद में कब होता है? जब आप पैदा हो गए, आपके बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर पंगा कहाँ है, डिफरेंस कहाँ आता है? वो आपकी साइकोलॉजिकली में, सोचने समझने की क्षमता में, चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट में, वो धीरे 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 डेवलप होता है, खुद से डेवलप होता है वो किसी भी और तीसरे शख्स का उसमें हाथ नहीं होता। वही 7 लड़कियां थी, उसके अंदर से एक बेटा हुआ, 7 गर्ल्स के साथ एक बेटा था, दोनों को मतलब टाइम नहीं था पेरेंट्स के पास, दोनों को समझा नहीं पाए, धीरे धीरे बड़े हुए। 7 गर्ल्स डोमिनेंट थी, उसकी बातें उस बच्चे के मन में जाती थी, तो सबका जो इंटरेस्ट था, सारे भाई घर घर खेलते थे, कोई उसको प्लेन वगैरह खेलने नहीं देता था, बहनें डोमिनेट कर रही थी। तो भाई उस केस के अंदर क्या हुआ, उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो टूवर्ड्स जो भी चीज़ें इंटरेस्ट रहा उसका टूवर्ड्स मेल्स में चला गया। तो वो लड़का था और इंटरेस्ट भी कहाँ उसने डेवलप कर लिया? मेल्स में कर लिया। समझे? तो इस तरीके के करेक्टर से, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो जेनेटिकली नहीं होती। अगर जेनेटिकली कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड्स का बनना। मेमोरी ग्लैंड मतलब वही ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाना। ब्रेस्ट फॉर्मेशन मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के पास में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, बट फीमेल में मोर डेवलप्ड होता है, मेल्स के अंदर डेवलप नहीं होता, मेल्स में डेवलप नहीं होता, ठीक। बट इस केस के अंदर मेल के अंदर भी फुली डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है? समझ में आया? चलिए, क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम में क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स बनते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, आवाज़ क्या होती है? पतली हो जाती है, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सारा बेटा हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर चीज़ें सब पढ़ लिया।
हमने इसमें क्या क्या देखा, ये देखा कि भैया मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए किससे बना होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं, कोविड वैक्सीन में क्या किया गया था। हमने बेसिक 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 सारी चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे अगली क्लास में कि भैया आपने कर तो लिया, अब इसको काम कहाँ लाएं, अब डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कहाँ करें। तो जब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की या डेली रूटीन के अंदर इसके स्ट्रक्चर की, तो हम वो पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं इस क्लास को खत्म करती हूँ इसी टॉपिक पे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ, तभी तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।